नमस्कार, आप देख रहे हैं कालका से समालखा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से सामने आ रही है, नए मंत्रियों ने शपथ ले ली। इस वक्त की यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हर खबर हरियाणा से देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता ने शपथ ले ली है। राज्यपाल ने दिलाई मंत्रियों को शपथ। टोहाना से जेजेपी विधायक है देवेंद्र बबली, हिसार से बीजेपी विधायक है कमल गुप्ता। बीजेपी के बड़े नेता हुए समारोह में शामिल। इस वक्त की यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर शपथ समारोह जो कार्यक्रम था वह शपथ ग्रहण करवाई गई दोनों मंत्रियों को। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर सामने आ रही है। और आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में पहले ही ये सस्पेंस खत्म कर दिया था कि दोनों मंत्रियों के नाम जो हैं वह देवेंद्र बबली और दूसरे डॉक्टर कमल गुप्ता रहने वाले हैं। और ऐसे में जो भी अटकलें लगाई जा रही थी उसको सुबह ही स्पष्ट कर दिया गया था। उसके बाद अब शपथ ग्रहण समारोह में दोनों मंत्रियों ने शपथ ले ली है। देवेंद्र बबली और कमल गुप्ता ने शपथ ली है। टोहाना से जेजेपी विधायक है देवेंद्र बबली, हिसार से बीजेपी विधायक है कमल गुप्ता। बीजेपी के बड़े नेता भी समारोह में शामिल हुए हैं। इस वक्त की अब बड़ी खबर, हर खबर हरियाणा की स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। हालांकि हरियाणा मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण को ध्यान में रखा गया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कमल गुप्ता अग्रवाल समाज से हैं। सरकार में भाजपा के 8 विधायकों के होने के बावजूद भी कोई वैश्य समाज से विधायक नहीं था, इसलिए उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया। ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से बताते हैं आखिर कौन है दोनों विधायक। कौन है कमल गुप्ता? आपको बता दें बीजेपी के विधायक है कमल गुप्ता, और ऐसे में लगातार 2 बार से हिसार से विधायक रहे हैं कमल गुप्ता। और उसके बाद पेशे से वह डॉक्टर हैं, तो राजनीति में उनका पहले से ही बड़ा दबदबा रहा है। और ऐसे में संघ और बीजेपी नेतृत्व की यह पहली पसंद रहे हैं हमेशा से ही। तो आपको बता दें कि कमल गुप्ता जो है वह पार्टी के मुखर वक्ता भी रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें और कि कौन है देवेंद्र बबली। टोहाना से देवेंद्र बबली जो है वह विधायक है, जेजेपी के विधायक है देवेंद्र बबली। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पेशे से वह बिजनेसमैन है, काफी सक्रियता राजनीति में दिखाते रहे हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को हराकर पहली बार वह विधायक बने थे और बड़ी जीत दर्ज कराई थी। 2019 के चुनाव में जीत के दूसरे बड़े अंतर का उन्होंने इतिहास रचा था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वह पहली पसंद भी हो सकते हैं। टोहाना से विधायक है और साथ ही कमल गुप्ता भी बीजेपी विधायक है। और ऐसे में उनको अब मंत्री पद की शपथ दिला दी गई है दोनों को ही। लगातार 2 बार हिसार से विधायक रह चुके हैं कमल गुप्ता, पेशे से वह डॉक्टर हैं और ऐसे में राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आए। संघ और बीजेपी नेतृत्व की वह पहली पसंद हमेशा से ही रहे हैं और ऐसे में अब उन्हें मंत्री पद की शपथ दिला दी गई है। पार्टी के मुखर वक्ता भी रहे हैं। देवेंद्र बबली टोहाना से विधायक है और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर जजपा से बबली ही क्यों? तो बबली के मंत्री बनने के पीछे कहा जा रहा है कि वह पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद सबसे ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को हराकर विधानसभा आए थे वह, और उसके बाद कांग्रेस छोड़कर जजपा में शामिल होने की उनकी शर्तें भी रही है। साथ ही बगावती तेवर भी दिखा चुके हैं वह। मैं देवेंद्र सिंह बबली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं देवेंद्र सिंह बबली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार में लिया या लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को
तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अहम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञां करोमि वद विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधानम प्रति अटल विश्वासम श्रद्धां निष्ठा च स्थास्यामि। अहम भारतव प्रभुताम अखंडतां रक्षिष्यामि। अहम हरियाणा राज्यस्य मंत्रीरूपेण व स्वकर्तव्यानां शुद्धान्तकरणेन श्रद्धापूर्वक निर्वहणं करिष्यामि तथा भयं पक्षपातं द्वेषम् अनुरागं विना सर्वान् जनानुप्रति संविधान विध्यो अनुसारेण न्यायं करिष्यामि। अहम डॉक्टर कमल गुप्ता ईश्वर साक्षिणम मत्वा प्रतिज्ञां करोमि यत् हरियाणा राज्यस्य मंत्रीरूपेण व मम विचारार्थ यह विषय आनीतो भविष्यति अथवा मम ज्ञातो भविष्यति तय विषयम् उपयुक्तं मंत्रिणं संबंधाधिकारिणं व विहाय प्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूपेण व अन्यान् व्यक्ति विशेषाणु न सूचयिष्यामि तथा स्वकर्तव्यानां सम्यक निर्वहन करिष्यामि। चलिए खबरों में आगे, चंडीगढ़ पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा से एक खास बातचीत की हमारे पंजाब के ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने। इस दौरान राघव चड्ढा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा राघव ने, आपको सुनाते हैं। बीते कल जैसा कि हम जानते हैं चंडीगढ़ निकाय चुनाव के नतीजे आए और आम आदमी पार्टी ने जीत का परचम लहराया 14 सीटों के साथ। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और आम आदमी पार्टी की तरफ से एक दिग्गज नेता राघव चड्ढा ने बीजेपी पर हमला बोला है, आरोप लगाए हैं खरीद फरोख्त के। हमारे साथ हैं राघव चड्ढा। चड्ढा साहब बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। चड्ढा साहब, खरीद फरोख्त के आरोप, अभी तो 24 घंटे भी नहीं बीते। भारतीय जनता पार्टी ने अपना ऑपरेशन कमल चंडीगढ़ में शुरू कर दिया है। बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे है बीजेपी। मैंडेट जनता का बीजेपी के खिलाफ आया है, इसलिए बीजेपी अब हमारे जीते हुए लोगों को खरीदने की कोशिश कर रही है। कल रात हमारे 3 सिटिंग काउंसलर्स के घर पे बीजेपी के लोग गए, बड़े नेताओं ने संपर्क किया। 2 को 50 लाख रुपए का ऑफर और 1 को 75 लाख रुपए का ऑफर दिया गया। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं कि मैंडेट आपके खिलाफ है। अपनी भ्रष्ट सियासत को बंद करें और इस खरीद फरोख्त को लोकतंत्र में बंद करें। आम आदमी पार्टी ने एहतियातन अपने काउंसलर्स के फोन पे रिकॉर्डिंग मोड ऑन कर दिया ताकि ये लोग अब कॉल करें बीजेपी वाले तो वो कॉल रिकॉर्ड हो। और साथ ही साथ हमने वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए उनके घरों पे सीसीटीवी कैमरे भी लगवा दिए हैं, सीक्रेट कैमरे लगवा दिए हैं, ताकि इनकी सारी बीजेपी वालों की मूवमेंट भी हम कैप्चर करें अगर वो हमारे लोगों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बीते कल पंजाब के महासचिव हैं सुभाष शर्मा बीजेपी पार्टी से, आपने कल नारा दिया था कि चंडीगढ़ झांकी है, पंजाब अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि इस जीत से पंजाब के चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2019 में पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिला था चंडीगढ़ की तरफ से, लेकिन विधानसभा में हमारी 3 सीटें हैं। ठीक है, जो मुंह चंडीगढ़ का है वही पंजाब का है और वो है बदल का। अब रिवायती पार्टियों में मुकाबला नहीं है कि कभी अकाली कभी कांग्रेस कभी अकाली। अब बदलाव का समय आ गया है और जैसे चंडीगढ़ के लोगों ने पहली बार इलेक्शन लड़ रही है, आम आदमी पार्टी को इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, ऐसी पंजाब की आवाम ने। ये थे हमारे साथ राघव चड्ढा और आपने देखा कि किस प्रकार से इस समय आरोप प्रत्यारोप का चलन जो है शुरू हो गया। देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में निदेशक वीरेंद्र धैया ने प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल को सार्वजनिक रूप से जातिगत तौर पर अपमानित किया गया और जातीय कटाक्ष किए। अब अनुसूचित जाति जनजाति आयोग भारत सरकार के निर्देशानुसार काला रामचंद्रन आईपीएस प्रधान सचिव परिवहन विभाग को निदेशक की जांच पड़ताल का जिम्मा सौंपा गया है। इसी कड़ी में रोडवेज का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को अपने बयान दर्ज करवा रहे हैं। और प्रतिनिधि तौर पर
किया गया अपमानित। ऐसे में जांच के निर्देश दे दिए गए हैं, जहां पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। हालांकि इस पर जांच के निर्देश दिए गए हैं आला अधिकारियों द्वारा और जांच जारी है। जातिगत तौर पर अपमानित किया गया और ऐसे में गुस्साए लोगों ने आला अधिकारियों तक प्रतिनिधि मंडल का यहां पर अपमानितजनक जातिगत तौर पर यहां पर अपमानित किया गया, जिस पूरे विषय पर और ब्राह्मण महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को समर्थन देते हुए कहा कि जो उनकी बर्खास्तगी की मांग विपक्षी दल और संसद सदस्य कर रहे हैं वह देश में ब्राह्मण समाज को कमजोर करने की गहरी साजिश है। उन्होंने कहा कि टेनी और उनके परिवार के साथ जो भी हो रहा है यह सोची समझी साजिश है, जिसे ब्राह्मण समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगा। वहीं जया बच्चन को लेकर भी शांडिल्य ने निशाना साधते हुए कहा कि संसद में टेनी को बर्खास्त करने की मांग करने वाली जया पहले अपने इस्तीफा दे दे, क्योंकि उनके परिवार पर ईडी की कार्रवाई हुई है। का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। पूरे देश के ब्राह्मणों को एक बात समझ आ चुकी है, लखीमपुर खीरी के अंदर अजय मिश्रा टेनी व उनके परिवार को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। पूरे देश का ब्राह्मण आज अजय मिश्रा टेनी के साथ, उनके परिवार के साथ खड़ा है। अगर अजय मिश्रा टेनी के साथ कोई भी साजिश करने की कोशिश की एजेंसियों ने, सरकारी एजेंसियों ने, सरकारों ने, तो किसी कीमत पर भी देश का ब्राह्मण बर्दाश्त नहीं करेगा और ब्राह्मण महापंचायत सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है, हर वक्त तैयार बैठी है। मैं पहले भी लखीमपुर खीरी गया, फिर लखीमपुर खीरी जाऊंगा, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर ब्राह्मणों को जगाऊंगा कि अजय मिश्रा जो इस वक्त ब्राह्मण समाज का हिंदुस्तान में सरमोर बन चुका है, एक ताकतवर ब्राह्मण समाज का लीडर बन चुका है, बड़े लंबे समय के बाद एक नेतृत्व मिला है अजय मिश्रा जैसा, हमने उनको मजबूत करना है, उनके खिलाफ, अजय मिश्रा के खिलाफ साजिश रचने वालों को बेनकाब करना है। वहीं जया बच्चन जो है मॉरल ग्राउंड पर उनसे जो इस्तीफे की मांग कर रही है कि छज तो बोले, छलनी भी बोले, किस बेस के ऊपर, किस कौन सी मॉरल ग्राउंड की बात करते हो? उनके खिलाफ जो है अब ईडी ने जांच शुरू की तो राज्यसभा में खड़कर जया बच्चन बोल रही है कि मैं शराब देती हूं, आप कौन सी देवी हैं, आप मिलते तो है नहीं। जबकि अजय मिश्रा जैसे लोग नर सेवा नारायण सेवा के सिद्धांत पर जो है सेवा कर रहे हैं राजनीति में। राजनीति उनके लिए इंडस्ट्री नहीं है, जया बच्चन के लिए राजनीति की इंडस्ट्री है। लोगों को मिलते तो है, किसी को नहीं। वो ये बात करते हैं। अब आपके खिलाफ जया बच्चन जी, आपके खिलाफ ईडी ने जांच की, आप बताइए कब मॉरल ग्राउंड के ऊपर राज्यसभा छोड़ी? और पानीपत में एक शख्स की ओर से सोशल मीडिया पर भगवान वाल्मीकि के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर वाल्मीकि समाज में भारी रोष देखने को मिला। वाल्मीकि समाज के सैकड़ों युवाओं ने आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले शख्स के खिलाफ पानीपत किला थाना में शिकायत दर्ज करवाई है और शख्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इतना ही नहीं, वाल्मीकि समाज के लोगों ने शख्स के खिलाफ कार्रवाई न करने पर प्रशासन को सड़कों पर उतारने की चेतावनी भी दी है। वहीं वह आरोपी जसबीर खुराना ने कहा कि पोस्ट मेरे फेसबुक अकाउंट से जरूर पोस्ट हुई है, लेकिन यह पोस्ट मैंने नहीं डाली है। मैं समाज के लोगों से माफी मांगता हूं। देखिए, मैं काफ़ी दिनों पहले भी, कई महीनों पहले भी हम एक भगवान वाल्मीकि जी को लेके हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। ये इस बारे में की थी कि जो भगवान वाल्मीकि पे टिप्पणी करते हैं, जो डाकू वगैरह बताते हैं और शब्द बोल जाते हैं, हमने उसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी करी थी। जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनको, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे ही एक मामला हमारे संज्ञान में आया, एक जसबीर खुराना नाम का जो गहराइयों का है, यहीं पर पानीपत का, वो गहराइयों का है जो पानीपत का ही है। उसने अपनी पोस्ट कर रखी है कि भगवान वाल्मीकि के बारे में, कि भगवान वाल्मीकि तो नहीं लिखा, लेकिन ये कहा कि रामायण डाकू ने लिखी। क्या उसको पता है कि डाकू ने लिखी है या भगवान वाल्मीकि ने लिखी है? उसको नहीं पता क्या? ठीक है, हम यही कहेंगे प्रशासन से और सरकार से एक बार करेंगे कि इस तरह के लोग के ऊपर जो धर्म के बारे में शब्द बोले जा रहे हैं और गलत प्रचार करा जा रहा है। मैंने ना तो कोई पोस्ट डाली है, या तो कोई, देखो फोन मेरा है, कोई मेरे फोन से कोई किसी ने हरकत करी है, जिम्मेवारी तो मेरी बनती है। हालांकि मेरा इस समाज के साथ में
इकट्ठा बैठा और खाना है, तो तब मैं ऐसी हरकत को अपने साधु संतों के बारे में क्यों करूँगा? जब जिन्होंने रामायण लिखी है, हमारे धर्म के बारे में लिखी है, तो हम अपने धर्म के बारे में खुद ही गलत बोलेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अपने धर्म के बारे में खुद गलत बोलना शुरू कर दें। यमुनानगर के नजदीक खेतों में बने एक गोदाम में 1500 से ज्यादा खाद के कट्टे मिले हैं, जो अवैध तरीके से यहां छिपाकर रखे गए थे। यहीं से कई यूरिया इलाकों में सप्लाई होती थी। दरअसल यमुनानगर के छछरौली इलाके में पुलिस को एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी पर शक हुआ, जिसकी जांच की गई तो उसमें से यूरिया खाद के कट्टे मिले। इस संबंध में छछरौली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। गाड़ी के चालक को साथ ले जाकर जब खाद उठाने वाले स्टोर की तलाशी ली तो वहां देखकर वह हैरान रह गए। यहां 1500 से ज्यादा कट्टे यूरिया खाद के भरे हुए रखे थे। मौके पर कृषि विभाग के अधिकारी बालमुकुंद शर्मा को बुलाया गया। थाना छछरौली के प्रभारी सहित अन्य पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। खेतों के बीचों बीच बने इस गोदाम का पहले होटल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अब शायद पिछले काफी समय से यूरिया खाद का स्टॉक यहां रखा गया था, जहां से अलग अलग इलाकों में अवैध रूप से सप्लाई किया जाता था। कृषि अधिकारी का कहना है कि उन्हें इस यूरिया खाद का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, जिससे पता चलता है कि यह अवैध है। यहाँ पे उसकी मशीन रखी गई थी, पोस्ट मशीन, वो देखा गया, उसमें चेक किया गया, उसका स्टॉक रजिस्टर चेक किया तो इस खाद का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, ना इसका कोई बिल है, फिलहाल ना ये मशीन में चढ़ा हुआ है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अवैध है पूरी तरह से। अभी तक जो प्राइमा फेसिंग है उसमें यही लग रहा है कि भी ये अवैध है, कहीं बाहर से आया है या जो भी है, और इसका कोई ना कोई इलीगल यूज ही उसके द्वारा किया जाना था। हमने इसका सैंपल ले लिया है, अभी इसको सील कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा खाद है, इतने खाद को उठा के ट्रांसपोर्ट में तो लेके जाया नहीं जा सकता। इसको सील करके इसकी कस्टडी हम पुलिस को दे देंगे। अभी और खबर कुरुक्षेत्र के पिहोवा से। किसान यूनियन की शिकायत पर कृषि विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर कैथल रोड पर एक गोदाम में छापा मारा। छापे में यूरिया के लगभग 300 बैग बरामद किए। छापे के बाद पुलिस जांच में जुटी है। डीएपी की काफी कालाबाजारी हुई और शॉर्टेज थी, और अब यूरिया में भी वही हालात देखने को मिल रहे थे। और काफी शिकायतें पेहवा एरिया से किसान यूनियन को मिल रही थी कि आम किसानों को खाद नहीं दिया जा रहा, और जिनको दिया जा रहा है साथ में टैगिंग करके अन्य दवाइयां जोड़ करके दिया जा रहा है। तो उसका संज्ञान लेते हुए भारतीय किसान यूनियन ने कल आंकड़ा लिया था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कि 3300 बैग के आसपास पेहवा में एक फर्म के पास आए थे, महावीर ट्रेडिंग के पास, जिनके पास श्री राम के नाम से जाना जाता है। जब उनसे डिपार्टमेंट को साथ ले जाके डिटेल मांगी गई तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई भी यूरिया नहीं है। तो जब अपने स्तर पर हम लोगों ने जांच की तो रात को 9:30 बजे यहाँ से यूरिया की लोडिंग करवाई जा रही थी, जो अवैध ही हो सकती है, बाकी डिपार्टमेंटल की कार्रवाई है, विभागीय कार्रवाई है। तो उसको पकड़ा है, पुलिस मौके पर मौजूद है, विभागीय अधिकारी हैं। और खबर पानीपत के समालखा से है, जहां समालखा क्षेत्र के मनाना गांव में 7 साल की बच्ची की हत्या के मामले में आरोपी को सजा दिलाने की मांग को लेकर लघु सचिवालय में लॉ कॉलेज के छात्र पहुंचे। छात्राओं ने कहा कि उम्र कैद नहीं, फांसी मिलनी चाहिए। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है। वहीं माफ कीजिएगा, उन्होंने मांग की कि मामला जो है वह फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। वहीं आरोपी के परिजनों का कहना है कि उनका बेटे का कसूर है। मनाना गांव में आपको पता होगा अभी जस्ट एक केस हुआ था 7 ईयर गर्ल का, उसको रेप करके मार दिया गया और अब उसके विक्टिम को पकड़ा तो गया, बट उसको हम चाहते हैं कि अब जो विक्टिम पकड़ा गया, जो बलात्कारी, उसको फांसी तक पहुंचाए। हमारी ये मांग है। उसको कोई भी 10 साल की या 20 साल की उम्र कैद नहीं होनी चाहिए। हमारी बस एक ही मांग है हमारी सरकार से, गवर्नमेंट से और यहाँ से जजेस जितने भी है कि उसको फांसी तक पहुँचाया जाए, उस बलात्कारी को
क्रिसमस डे के दिन प्रभु ईसा मसीह की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ और तोड़ने पर भड़के कैंट के लोग। साथ ही लोगों ने पैदल कैंडल मार्च निकालकर अपना गुस्सा जाहिर किया। वहीं इस मौके पर ईसाई धर्म के लोगों के साथ साथ दूसरे धर्मों के लोग भी शामिल हुए। साथ ही बताते चले कि यह कैंडल मार्च शहर के मुख्य बाजारों से होता हुआ अंबाला की ऐतिहासिक हॉली रिडीमर कैथोलिक चर्च तक निकाला गया। बोलेगा सर, इसके विषय में एक्चुअली हम बड़े शांति प्रिय लोग हैं। हम ये कैंडल मार्च शांति प्रिय तरीके से ही निकाल रहे हैं ताकि हमारे कारण कोई भी दूसरा बंदा डिस्टर्ब ना हो। और हम ऐसे रूट से जा रहे हैं जहाँ पर रास्ता बिल्कुल ईजी है, इसलिए ताकि जैसे बाइबल हमें बताती है कि जैसे हम शांति प्रिय लोग हैं, तो हमें एक अराजकता को फैलाना नहीं बल्कि इन बातों को ना ख़त्म करना अपने देश में से। तो हमारी तो ये थोड़ा सा रोष प्रदर्शन हमारा है कि थोड़ा सा भी हमें सही तरीके से न्याय मिले और आगे को ऐसी कोई हरकत ना हो। ये क्रिसमस डे के दिन की वारदात है जब प्रभु ईसा मसीह की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की गई और तोड़ने पर वहां के जो लोग हैं उनमें काफी गुस्सा और रोष देखा जा रहा है। साथ ही लोगों ने अपना रोष जताते हुए कैंडल मार्च निकाला और कैंडल मार्च मुख्य बाजारों और चौराहों से होता हुआ गया। और करनाल के जडौली गांव के पास यूपी पुलिस की गाड़ी पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई जबकि 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल पुलिस वालों का करनाल के अमृतधारा अस्पताल में इलाज जारी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस 2 गाड़ी लेकर एक मामले की जांच करने के लिए हरियाणा पहुंची थी। जब कुंजपुरा थाने के अधीन आने वाले गांव जडौली गांव के पास पहुंची तो एक गाड़ी अचानक पेड़ से टकरा गई जिससे यह हादसा हुआ। करीब फोन मिला था भाई वहाँ गाड़ी पलट गई है। हम वहाँ पर मौके पहुंचे, 5-6 कर्मचारी इसमें थे। उनमें एक कांस्टेबल एक्सपायर हो गया और 5 आदमी सीरियस हैं जो सभी अमृतधारा में इलाज चला हुआ है जी। कहाँ के जवान थे, कैसे हादसा हुआ? ये नई मंडी मुजफ्फरनगर थाना से आए हुए थे हरियाणा में। ये वापिस उत्तर प्रदेश जा रहे थे, किसी तफ्तीश में आए हुए थे यहाँ पर वापस। कालका से समालखा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और अहम खबरों के साथ।